हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध, जो हम पढ़ रहे हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की जो पुस्तक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ठीक है, इस पुस्तक का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं। पिछली कुछ क्लासें हैं जो हम यहीं से पढ़ रहे हैं और इस पुस्तक को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो जो दिया गया है वो सब हमने यहाँ पर पढ़ना है। और पिछली जो क्लास थी वो थी संविधान में हिंदी का स्थान। ठीक है, कि जो हिंदी है वो यहाँ पर है और हिंदी का संविधान में क्या स्थान है। तो चलिए आज इसी क्रम में देखते हैं संविधान में हिंदी भाषा का उपबंध। ठीक है, सबसे पहले संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध अनुच्छेद 343। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अनुच्छेद 343 है यहाँ पर हिंदी भाषा के बारे में क्या लिखा गया है, यानी कि क्या प्रावधान है। ठीक है, तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि जो संघ की भाषा है वो क्या होगी, राजभाषा हिंदी है और उसकी जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी होगी। ठीक है, तथा भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, जो भारतीय अंक है उनका जो रूप होगा वो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा। ठीक है, इसके साथ दिया गया है कि जो किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई है कि 15 वर्ष अवधि, ठीक है, यानी कि जो 15 वर्ष का समय होगा इसमें 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। ठीक है, तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप में ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 344। ठीक है, तो 344 के अंतर्गत है राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, जो राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। ठीक है, और आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे। ठीक है, यानी कि इन सब की जानकारी जो देगा वो कौन देगा, आयोग देगा राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है जो वो है शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन। ठीक है, तीसरा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में और संघ की और राज्य की अधिनियमितियों के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग किए जाने वाली भाषा है। ठीक है, और चौथा दिया गया है संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप। और पांचवा है संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा भी हिंदी होगी। ठीक है, आयोग से यह अपेक्षा की गई है कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषा क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 345। तो 345 में दिया गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। ठीक है, और जब तक ऐसा नहीं किया जाता अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 346। 346 में दिया गया है कि संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में
तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की भाषा होगी। ठीक है, यानी कि जो पत्र व्यवहार करते हैं उसमें अंग्रेजी क्या होगी, इसकी भाषा होगी। और अंग्रेजी भाषा में भी पत्र आदि कर सकते हैं। यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्र आदि की भाषा हिंदी होगी, तो ऐसे पत्र आदि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 347। यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी राज्य की जो जनसंख्या है, यानी कि जनसमूह है, पब्लिक है, वो अगर अपनी भाषा को मान्यता देने के लिए कहे कि हमें इसी या जो उसको वह मान्यता दे सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 348। जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में ही होंगी। ठीक है, इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों और विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। ठीक है, लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा, लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियां तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। ठीक है, ये सब प्रावधान 348 में दिए गए हैं। और अब चलते हैं अनुच्छेद 349 में और देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 350 में प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षोपायों से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। ठीक है, और आज का है अनुच्छेद 351। इसमें दिया गया है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ठीक है, और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतया संस्कृत से और गौणतया अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि निश्चित करे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए और प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।